गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट होता है कि एक एनुअल स्टेटमेंट, नाम इसका क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि एक ये पब्लिक स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब ही हो गया कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है तो एक पब्लिक स्टेटमेंट है, ठीक है। पब्लिक स्टेटमेंट है, एनुअल है। एनुअल का मतलब फॉर फिस्कल ईयर है, फॉर फिस्कल ईयर 1 ईयर, ठीक है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ही, अगर हम बजट का जेनरिक मीनिंग की बात करें तो बजट का जेनरिक मीनिंग ही एंटिसिपेशन होता है। तो बजट का मतलब हो गया एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटेड। तो यानी कि गवर्नमेंट के एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट। तो अ स्टेटमेंट showing anticipated receipts and expenditure of government for a fiscal year is called government budget। ठीक है ना? डेफिनेशन बन गई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई। रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? गवर्नमेंट बजट बनाने की उन्हें जरूरत है क्या? प्लानिंग। बजट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लानिंग। तो गवर्नमेंट बजट बनाने की जरूरत क्या है? वाई क्या जरूरत आ गई कि हम गवर्नमेंट बजट बनाएं? जो भी खर्चे आते हैं वो कर दें और काम खत्म करें। जितना टैक्स आ रहा है, जितना कहीं से भी पैसा आ रहा है वो रख लें। बजट बनाने की जरूरत क्या पड़ गई गवर्नमेंट को? व्हाई दे आर प्रिपेयरिंग बजट? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ओके, कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर लेंगे वो बताओ जरा। बिल्स कैसे शो कर देंगे? अभी तो एंटिसिपेटेड ही हो रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं एक्चुअली में। पब्लिक को बता देंगे किस सेक्टर के लिए कितना बजट डिसाइड होगा। ओके, तुमने क्या बोला? दोबारा बोलो। पब्लिक को बता देंगे किस सेक्टर के लिए कितना बजट। यानी कि ये पहले से ये बता रहे हैं कि हाउ एक्सपेंसेस आर allocated into different sectors। कौन से सेक्टर्स की बात हो रही है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंस है वो हम किस सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करने का प्लान कर रहे हैं। ये पहले से गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को बता देगी, ठीक है। तो इसका मतलब हाउ रिसोर्सेज आर allocated, how resources are allocated, ठीक है ना? समझ में आया कि गवर्नमेंट बजट क्या है, कि गवर्नमेंट बजट हम क्यों बना रहे हैं? जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे। फिर और क्या रीजन हो सकता है? Why government budget is important? Development and growth of economy। कैसे होगी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे होगा अचीव? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब जो ऐसा सेक्टर है जिसके पास ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा टैक्स ले लो, और जो डिप्राइव्ड सेक्टर है उस सेक्टर को हम सब्सिडाइज दे दें, सब्सिडी देना शुरू कर दें। कम टैक्स, सब्सिडी दे दो उन्हें।
ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इससे वो नेशन की ग्रोथ अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और ये निकल कर आ गए। और क्या निकल कर आ सकता है? वाई गवर्नमेंट बजट इज इंपॉर्टेंट? रिड्यूस, जो तूने बोला अब उसके लिए टर्म बता रही हूँ। रिड्यूस, जो तू मन में था तो बोल नहीं पा रहा था, रीजनल डिस्पैरिटी। जैसे कि वो कोशिश करते हैं कि रूरल एरियाज में कुछ सेटअप जो करेगा उसको सब्सिडीज ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि रूरल एरियाज के लोग ज्यादा माइग्रेट होके अर्बन पे ना आए, अदरवाइज अर्बन एरियाज पे प्रेशर ज्यादा आएगा। राइट है ना? और एक और बता दो, एक पॉइंट अभी भी और आया नहीं निकल कर तुम्हारे अंदर से। ये लो, चल इसका जीडीपी भी दिल खुश कर देते हैं, जीडीपी ग्रोथ को चेक करने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट बजट में वही देखते हैं ना कि हमारे जीडीपी है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हमारी जीडीपी किस एग्रीकल्चरल हमारी जीडीपी को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट इसी से निकल कर आ रहा है। ये जो था ना, हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, इसी से जीडीपी ग्रोथ रेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, हाँ, वो तो मैं तुम्हें बोला था तो लिख दिया। एक होता है स्टेबिलिटी, हाँ, दिल खुश करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है खर्च करने को और उस वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा देगी। अगर लोगों के पास है ही नहीं परचेसिंग पावर, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी। डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, यानी कि अगर इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन बहुत एक्सट्रीम पे चल रही हैं, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का बजट बनाएगी कि हमें कैसी टैक्सेशन पॉलिसी, कितनी सब्सिडीज देनी है किस एरिया में, ये सब वो मेंटेन कर लेगी। तो बेसिकली टू डिटरमाइन टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, इसके लिए भी गवर्नमेंट बजट इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप अलग अलग ऑथर्स की बुक खोलेंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे 6 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, तो कहीं पे 2 ही मिलेंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे, तो कहीं पे 8 मिलेंगे। लेकिन जब तुम पढ़ते हो तो तुम देखोगे सबका मीनिंग एक ही है। हमारे लिए 2 ऑब्जेक्टिव मेजर हैं, एक तो एलोकेशन है, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। बट है सारे ऑब्जेक्टिव्स, निकाल, जितना डिटेल में करना उतना निकाल लो। ठीक है, तो ये रीजन है कि दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट बजट बनाना क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स एलिमेंट्स, एक ही बात है, या तो कंपोनेंट्स कहें या एलिमेंट्स कहें ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है बजट रिसिप्ट्स और दूसरी है बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
ये चार है। अब इन चारों की डेफिनेशन एक ही बेस पे चलेगी। जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स में हम कहेंगे विच ईदर डिक्रीजेस assets और increases liability। मतलब या तो हमने किसी तरह की डिसइन्वेस्टमेंट की है या हमने किसी तरह की बोरोइंग्स की हैं। ठीक है, समझ में आया कि या तो हमने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई हमने पब्लिक यूनिट थी जिसको सेल कर दिया, और या हमने बोरोइंग्स की हैं किसी दूसरी जगह से। ठीक है, लिख लेना आराम से, पहले समझ लो। इसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम कहते हैं विच नीदर सेम decreases assets nor increases liability। ठीक है, तो यहां पे ईदर और यहाँ पे नीदर एंड नॉर, आपको यही पर्टिकुलर टर्म्स यूज करनी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में भी आता है तो यही टर्म आती हैं। आपके जो टेक्निकल वर्ड्स हमें आंसर में लिखने होते हैं वो भी यही वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नीदर नॉर ईदर और। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ये हमारी टैक्स रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं और नॉन टैक्स भी हो सकती हैं। फिर टैक्स रिसिप्ट्स में भी हमारे पास डायरेक्ट टैक्स हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम आगे की डेफिनेशंस कर लेते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें भी ईदर विच, ईदर एक्सपेंडिचर करेंगे तो असेट्स इंक्रीज होंगे ना, विच ईदर इंक्रीजेस assets और decreases liability। तो यानी कि हमने या तो कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई प्रॉपर्टी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है, या हमने कोई लोन रीपे कर दिया है। ठीक है, या तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं या रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स कर दिया है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन अब कैसे बन जाएगी? विच नीदर इंक्रीजेस assets nor decreases liability। ठीक है, इसमें क्या होगा? नीदर इंक्रीजेस एसेट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरी पे की हमने, ठीक है, या हमने किसी भी तरह का रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो टैक्स में हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम के बेसिस पे लगता है। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आपके एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पे लगता है, कंजम्पशन पे।
आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर लगता है, यानी कि आप जितना कंज्यूम करोगे। तो डायरेक्ट टैक्स लेवीड, लेवीड का मतलब हो गया डालना, उसके ऊपर लगाना। तो डायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन इनकम, आपकी जितनी इनकम होगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। जबकि इनडायरेक्ट जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतना ज्यादा लगेगा। जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स है, आप मूवी देखने जाते हो उस पर टैक्स लगा, आप मूवी देखने नहीं जाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा। या आपने कोई एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया सामान तो उस पर ड्यूटी लग रही है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, जीएसटी है। ये ऐसा टैक्स है जिसको देना है वो उसको दूसरे पे डाल सकता है, ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है। मींस ये जो है फॉल्स अपॉन द सेम पर्सन, यानी कि इसका ऑब्लिगेशन एंड इंसिडेंस दोनों सेम पर्सन पे है। तो इंसिडेंस जो ऑब्लिगेशन टू पे है, ऑब्लिगेशन टू पे एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे है। जबकि यहाँ पे जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसके बजाय वो किसी और पे ट्रांसफर कर सकता है, इंसिडेंस किसी और पे डाल सकता है। मतलब दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। जैसे जीएसटी है, अगर कोई ऐसी कॉमोडिटी होती है जिसपे अगर जीएसटी लगाने से पैसे बढ़ रहे हैं तो जो सेलर है वो ये सोचता है जीएसटी छोड़ो, मैं जीएसटी खुद ही भर दूंगा अपना। लेकिन अगर उसे पता है कि इस आइटम पे जीएसटी में ट्रांसफर कर सकता हूँ तो उस पर जीएसटी लगा देता है और कॉस्ट बढ़ा देता है। जैसे सर्विस टैक्स है, आप लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो सर्विस टैक्स आपको देना कंपलसरी नहीं होता है, आप रिमूव करा सकते हो, लेकिन कई बार आप नहीं कराते हो, यानी कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वो पे करने का, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो आप अगर खाना खाने जाओगे ही नहीं तो आपके ऊपर कोई जीएसटी, कोई सर्विस टैक्स, कोई एंटरटेनमेंट, कहीं कुछ नहीं लगने वाला ना। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा ट्रांसफरेबल होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल है। आप इंसिडेंस एंड इम्पोजिशन दोनों सेम पर्सन पे है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पोजिशन डिफरेंट पर्सन पर हो गया, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम कहते हैं एस्चीट। एस्चीट से जो इनकम आती है वो क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई ऐसा इंसान है जो जिसके कोई लीगल ईयर्स है ही नहीं और उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा कोई इंसान जिसको कोई लीगल ईयर्स है ही नहीं और उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो उस तरह की जो उनको रिसिप्ट्स होती हैं वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए कोई असेट से लायबिलिटी क्रिएट या कम नहीं कर रहे, तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, जब किसी से ग्रांट मिलती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि हाँ चलो हमें कोई एजुकेशन के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई कॉज के लिए, जैसे कोविड के लिए मेडिसिन के लिए ग्रांट मिल रही थी, वैक्सीनेशन के लिए ग्रांट मिल रही थी, तो कोई भी एक्सटर्नल ग्रांट मिलती है तो वो भी हमारे लिए नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेंज है। आप ये देखते हो कि एयरटेल का टावर, रिलायंस का टावर, ये टावर खूब लगे, ये शुरू में सबके कनेक्शन बढ़िया आते थे, आज की डेट में कनेक्शन क्यों लूज हो गए? क्योंकि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम का रेंट था, जो उन्होंने एयर स्पेस लिया था, वो दिया ही नहीं कितने ने, तो उनके टावर हट गए वहां से। टावर हट गए तो आपके कनेक्शन कम हो गए, मतलब आप, लेकिन आप सोचते हो हमारे यहाँ कनेक्शन पुअर है। कनेक्शन इसलिए पुअर है क्योंकि जो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम उन्होंने किया था और जिसका रेंटल इनकम गवर्नमेंट को आ रही थी, वो रेंटल इनकम नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने ले तो लिए टावर लेकिन बाद में उनका रेंट पे नहीं किया। तो वो जो एरिया है जो एयर में, वो रेंज है, उस रेंज को सेल करना है और उसकी ऑक्शन भी होती है, ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। वो गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ गया है अब। ऑल्दो गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि लोग कमाना नहीं छोड़ते, लोग कमाएंगे और उस पर टैक्स लेंगे। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज ऑलवेज डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद बाकी सब हो जाते हैं। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है? मतलब जैसे कि गवर्नमेंट को इस तरह की रिसिप्ट होनी कि आप अगर सोसाइटी के लिए कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उनको
अमाउंट पे कर रही है, गवर्नमेंट को उनसे अमाउंट रिसीव हो रहा है। जनरली रिसीव होता है, गवर्नमेंट पे बहुत ही कम करती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो हमारी, तो इसका आपको हमें देना पड़ेगा कुछ अमाउंट। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, तो उन प्रॉपर्टी ऑनर से हमें जो भी रिसिप्ट होती है, जो भी बेनिफिट मिलता है, दैट बेनिफिट इज स्पेशल असेसमेंट। पे नहीं करती गवर्नमेंट, जनरली बेनिफिट ही मिलता है कि कोई प्रॉपर्टी है वहां से गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है उससे, उस एरिया की, तो वो बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, तो ये सब हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए रिसिप्ट्स कंपोनेंट्स करेंगे।